वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे फिल्म काली चरण की। ये ऐसी फिल्म थी जिसने दो लोगों के करियर को बदल के रख दिया। एक तो शत्रुघ्न सिन्हा और एक सुभाष घई। शत्रुघ्न सिन्हा जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो वो हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन शुरुआत उन्होंने नेगेटिव रोल से किया। कई फिल्मों में वो विलन बने, आपको याद होगा खिलौना, दोस्त, अ, रामपुर का लक्ष्मण, इस तरह की फिल्मों में वो विलन का रोल करते थे। और किसी किसी में सपोर्टिंग कास्ट जैसे आ गले लग जा वगैरह में। लेकिन अभी तक मेन लीड हीरो वाला रोल उन्हें नहीं मिला था। इस बीच में अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार बन गए थे, उनके जो दोस्त थे, जंजीर हिट हो गई थी, दीवार वगैरह हिट हो गई थी। तो और दोस्ती तो थी इनको, लेकिन एक तरह की राइवलरी भी थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी चाहते थे कि मैं भी हीरो बनूं। उधर सुभाष घई का करियर भी ठीक से नहीं चल रहा था। वो भी इंडस्ट्री में आए थे हीरो बनने के लिए, एफटीआई से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। इनफैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई की दोस्ती एफटीआई के दिनों से ही है। तो सुभाष घई भी चाहते थे एक्टर बनना। कुछ कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल्स भी किए थे, जैसे आराधना, अगर आपको याद हो। इसके अलावा और भी कुछ कुछ फिल्में थी, उमंग वगैरह। लेकिन उनका भी एक्टिंग करियर जो है वो सही दिशा में जा नहीं रहा था। इस बीच उन्हें कहानी लिखने का बड़ा शौक था और वो कई कहानियां लिखते थे। एक बार उन्होंने एक कहानी लिखी काली चरण की, और शत्रुघ्न सिन्हा को सुनाया। शत्रुघ्न सिन्हा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां गए और वहां पे उनको सुनाया कि देख मैंने कहानी लिखी है। दोनों दोस्त थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त जिस सेट पे गए थे सुभाष घई कहानी सुनाने, वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा को शॉट देकर के आए तो सबने तालियां बजा दी थी। तो जब शत्रुघ्न सिन्हा बैठे बिल्कुल ठसक में, जो कि उनका नेचर था, सुभाष घई को कहे हाँ सुनाओ कहानी। तो सुभाष घई ने कहानी सुना दी। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इससे बकवास कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये सुभाष घई को एकदम दिल पे लग गया। कुछ और लोगों को भी सुभाष घई ने वो कहानी सुनाई, कुछ लोग तो सुनते ही सो गए। तो इनको बड़ा बुरा लगा कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये कहानी लिखी और सब सो रहे हैं। तो उस जमाने में एक कॉमिक एक्टर हुआ करते थे, भरत बल्ला। उनके साथ सुभाष घई की दोस्ती हो गई और उनको सुभाष घई का ये कहानी बहुत पसंद आया था। फिर दोनों, वो भी चूंकि लिखते थे तो दोनों में स्टोरी शेयर वेयर एक दूसरे से करना स्टार्ट किया और इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो गई। तो सुभाष घई को भरत बल्ला ने समझाया कि देखो, एक तो तुम्हारा एक्टिंग करियर चल नहीं रहा है, तुम कहानियां अच्छी लिखते हो, तो जब तक तुम एज एन एक्टर स्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक क्यों ना तुम कहानियां लिखो, और मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर के कहानी लिखता हूँ, क्योंकि भरत बल्ला भी राइटर थे। तो उस बीच में इन दोनों ने एक कहानी लिखी थी आखिरी डाकू, और उसमें जो सुभाष घई का जो इनपुट था वो ये था कि उन्होंने जो दो एक्टर्स की ये कहानी थी और उसमें एक एक्टर उन्होंने खुद को सोच करके ये कहानी लिखी थी। एक डाकू की कहानी थी और एक सिंपल गांव वाले की कहानी थी। और इस कहानी को ये लोग प्रकाश मेहरा के पास लेके गए, लेकिन प्रकाश मेहरा ने कहानी तो ले ली, लेकिन उनके दिमाग में दो अलग हीरो ऑलरेडी थे, एक विनोद खन्ना, एक रणधीर कपूर। तो इस बात पे अब सुभाष घई को लगा कि यार मेरा फिर एक्टिंग का चांस चला गया। तो सुभाष घई और भरत बल्ला ने सोचा कि चलो ठीक है, एक्टिंग करियर तो हो नहीं रहा, तो हम दोनों राइटर बन जाते हैं। तो आखिरी डाकू को इन दोनों इन्होंने एज अ राइटर सेल किया, और मार्केट में बात फैली कि दो नए राइटर्स आ गए। जिस तरह से सलीम जावेद है, उसी तरह से भरत बल्ला और सुभाष घई है, जो कि एक राइटर जोड़ी नई नई आई है। तो आखिरी डाकू इनकी पहली फिल्म हुई। इस बीच क्या हुआ कि एक प्रोड्यूसर थे पवन कुमार, उनकी मुलाकात हुई घई से और उन्होंने बोला कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ और मेरे पास कुछ कहानी नहीं है। आपकी कहानी मैंने सुनी आखिरी डाकू की, तो अगर आपके पास कोई कहानी हो तो बताइए। तो सुभाष घई ने कहानी सुनाई खान दोस्त की, जो आपने फिल्म देखी होगी अगर। शत्रुघ्न सिन्हा थे और राज कपूर उस फिल्म में थे। तो वो कहानी सुनाई, वो कहानी पवन कुमार को पसंद आई और उन्होंने, सुभाष घई ने बताया कि इसमें एक एक्टर जो है वो आप शत्रुघ्न सिन्हा ले सकते हैं, और जो जो खान साहब जो हैं, जो इस फिल्म में जो एक तो कैदी और एक दूसरा हवलदार है, तो हवलदार के रोल के लिए आपको राज कपूर को लेना चाहिए। ये सुभाष घई ने इनपुट दिया। पवन कुमार ने ये स्टोरी लेकर के उनसे राज कपूर को सुनाया। राज कपूर को बड़ी स्टोरी पसंद आई और फिर फिल्म बनी खान दोस्त। हालांकि अभी रिलीज नहीं हुई थी, वो बन ही रही थी। इस बीच में मार्केट में खबर फैल गई कि राज कपूर ने एक ऐसी फिल्म साइन की है जिसके की राइटर हैं सुभाष घई। तो सुभाष घई को लोग जानने लगे कि अच्छा, एक अच्छा राइटर आया है मार्केट में, और भरत बल्ला उनके साथ थे। इस बीच क्या हुआ कि एनएन सिप्पी को यह बात पता चली कि एक नया राइटर आया है और उसने एक कहानी लिखी है जिसमें राज कपूर काम करने को तैयार हो गए हैं। तो एनएन सिप्पी ने उस वक्त चोर मचाए शोर नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी और उसके डायरेक्टर थे अशोक राय, वो नए डायरेक्टर थे। तो एनएन सिप्पी और चोर मचाए शोर हिट हो गई थी, तो वो थोड़ा, उनका कॉन्फिडेंस भी हाई था।
तो वो एक नई फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो इसके लिए इन्हें नई कहानी की जरूरत थी। तो सिप्पी साहब ने सुभाष घई को मिलने बुलाया। हालांकि सिप्पी साहब काफी सीनियर प्रोड्यूसर थे और उनके जो बेटे थे उनसे सुभाष घई की दोस्ती भी थी। तो सुभाष घई सिप्पी साहब को डैडी डैडी ही कहते थे, मतलब दोस्त के फादर है तो उस तरीके से। तो एक बार सुभाष घई को बुलाया सिप्पी साहब ने मिलने के लिए और बोला कि मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारी जो अभी पिछली कहानी जो थी उसे पवन कुमार ने खरीदा, उसमें राज कपूर काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास कोई कहानी है तो बताओ। अब ऐसे टाइम पे अचानक से बुलाया तो सुभाष घई के पास कोई कहानी उस वक्त थी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैंने जो कालीचरण की स्टोरी लिखी थी वो मैं इनको सुना देता हूँ। तो इन्होंने कालीचरण की स्टोरी सिप्पी साहब को सुना दी, बिल्कुल राइट फ्रॉम स्टार्ट की क्या होगा, बिगनिंग से लेके द एंड तक पूरा बिल्कुल नरेशन के साथ। सिप्पी साहब को कहानी बड़ी पसंद आई। सिप्पी साहब ने पूछा कि फिल्म का नाम क्या रहेगा, उन्होंने कहा कालीचरण। तो सिप्पी साहब ने बोला कि कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे डायरेक्ट किससे करवाया जाए। तो सुभाष घई ने कह दिया कि मुझे दे दीजिए, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तो एनएन सिप्पी ने कहा कि कभी असिस्टेंट डायरेक्टर भी बने हो आज तक। तो सुभाष घई ने कहा कि नहीं। तो बोला प्रोडक्शन का काम कभी जब सीखा है, तो बोला नहीं। कभी कैमरा के व्यू फाइंडर में देखा है कि कैसा लगता है कैमरा से लोगों को देखना। सुभाष जी ने कहा नहीं। तो बोला तो कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा, स्क्रिप्ट मैं ले रहा हूँ लेकिन अभी डायरेक्टर खोजेंगे। सुभाष घई ने कहा चलो ठीक है, कहानी तो बिकी। 2 दिन के बाद सुभाष घई को एनएनसीपी ने फिर कॉल किया, कहा कि देखो मेरे 1-2 और पार्टनर्स हैं और वो ये कहानी सुनना चाहते हैं। सुभाष घई फिर आए, उन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। सिप्पी साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल जैसे मुझे सुनाया था, एक एक फ्रेम बाय फ्रेम, एक एक शॉट बाय शॉट वैसे सुनाओ। वैसे ही सुना दिया। अब जितने भी उनके पार्टनर थे कहानी सुनने के बाद कहा कि हिट है एकदम, पब्लिक आग लगा देगी, ये वो करके मार्केट में एकदम तहलका मच जाएगा। लेकिन अभी लोग के भाई पता नहीं था कि डायरेक्टर किसको बनाए। फिर क्या हुआ कि 2 दिन सोच विचार हुआ। उसके बाद एनएन सिप्पी ने एक पार्टी थ्रो किया और सुभाष घई को बोला कि आप भी आना पार्टी में। सुभाष घई पार्टी में पहुंचे और एनएन सिप्पी सुभाष घई को सारे जितने भी गेस्ट थे पार्टी में उनसे मिलवाना चालू किया और सबको बोला कि देखिए ही इज सुभाष घई एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ माय न्यू फिल्म। अब सुभाष घई को लगा कि कहीं गलती से दारू पी के तो नहीं बोल दिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तो राइटर हूँ। फिर हो सकता है कि एक गेस्ट से वो गलती से बोलेंगे, लेकिन जितने जितने भी गेस्ट से मिला रहे थे सबको यही कह रहे थे कि ही इज सुभाष घई, ही इज माय न्यू डायरेक्टर ऑफ माय न्यू फिल्म। तो बाद में सुभाष घई एनएन सिप्पी को लेके गए साइड में, बोला कि सर आप क्या बोल रहे हो, आप श्योर हो कि मैं ही डायरेक्टर हूँ? बोला हाँ बिल्कुल तुम ही डायरेक्ट करोगे, जिस तरीके से तुमने बताया मुझे नहीं लगता कि और कोई इसको डायरेक्ट भी कर सकता है। तो सुभाष घई को लगा चलो मेरा काम तो हो गया, राइटर तो बन ही गया था मैं, अब मैं डायरेक्टर भी बन जाऊंगा। तो यहां से ये फिल्म लिखी सुभाष घई ने थे और डायरेक्शन का चांस सुभाष घई को मिल गया। लेकिन इससे भरत भल्ला जो इनके पार्टनर थे वो थोड़े दुखी हो गए, क्योंकि एक तरीके से सुभाष घई के लिए ये ग्रोथ हो गया, राइटर से वो डायरेक्टर बन गए। अब भरत भल्ला ने सुभाष घई से पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ डायरेक्शन करूं इसमें? तो सुभाष घई ने कहा कि नहीं देखो, 2 लोग मिलकर डायरेक्टर तो नहीं बन सकते, डायरेक्टर जो होता है वो जो फिल्म होता है वो एक आदमी का विजन होता है। हमने मिलकर कहानी लिखी थी, इसका कॉम्पनसेशन जरूर मिलेगा। और एनएनसीपी ने दिया भी, 1 लाख रुपए दिए सुभाष घई को और भरत भल्ला को, और उसमें जो अमाउंट भरत भल्ला डिजर्व करते आधा आधा इन लोगों ने बांट दिया। इसके अलावा 25,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए सुभाष घई को एज अ डायरेक्टर फीस। तो यहां से भरत भल्ला आउट हो गए, वो पेयर टूट गया, लेकिन डायरेक्शन का चांस सुभाष घई को मिल गया। अब डायरेक्टर तो बन गए सुभाष घई, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि मैंने तो आज तक कैमरा के व्यू फाइंडर में भी नहीं देखा है, तो मैं डायरेक्शन करूंगा कैसे, फ्रेम्स कैसे मैं समझूंगा। ऐसे समझा देना और कैमरे में देख करके चीजों को शूट करना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इनके एफटीआई के जमाने के एक सिनेमाटोग्राफर दोस्त थे के महाजन, वो रियलिस्टिक फिल्में जो आर्ट टाइप की फिल्में होती थी उसमें वो सिनेमाटोग्राफी करते थे, जैसे मृणाल सेन की फिल्में हो गई उसमें। तो सुभाष घई ने उनको कॉल किया और कहा कि देख भाई, दोस्त थे, तो मैंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, कमर्शियल फिल्म है, तो क्या तुम उसमें काम करना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम रियलिस्टिक फिल्में आर्ट फिल्में करते हो, लेकिन ये कमर्शियल फिल्म है, क्या इसमें सिनेमाटोग्राफी करोगे? तो महाजन साहब ने कहा कि बिल्कुल करूंगा, मुझे भी कमर्शियल फिल्में करनी है भाई, पैसा किसे बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे। तो इनका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि चलो कैमरा पर्सन तो मुझे मिल गया जो कि मेरे हिसाब से फिल्म शूट कर देगा। अब सवाल था कि कास्टिंग किसकी की जाए। कहानी जो लिखी थी, जब सुभाष घई जब लिख रहे थे ये कहानी, तो शत्रुघ्न सिन्हा को सोच के लिख रहे थे। तो
शत्रुघ्न तो सुभाष घई ने एनएनसीपी को कहा कि मैं तो चाहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाए इस फिल्म में, लेकिन उन्होंने इस कहानी को बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो सिप्पी ने कहा कि अच्छा ऐसा, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। फिर क्या हुआ कि एक दो दिन के बाद सिप्पी साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की और फिर सुभाष घई को कॉल किया। तो सुभाष घई ने पूछा कि हाँ बताइए क्या बोला शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो सिप्पी साहब ने सुभाष घई को बताया कि शत्रुघ्न ने कहा कि ये तो कहानी बहुत जबरदस्त थी, मैंने तो सुनते ही कह दिया था, और जो लड़का आप सुभाष घई को ले रहे हो डायरेक्टर बनने के, इस फिल्म पर जो डायरेक्शन दे रहे हो वो तो कमाल का डायरेक्टर है, आगे चल के उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये बात जब सिप्पी साहब ने सुभाष घई को बताई तो सुभाष घई कि साला कमीना, जब मैंने बोला था तो रिजेक्ट कर दिया और अभी हाँ कह रहा है। बट दोस्त थे तो इन लोग में तो चलता ही था। तो ये खुश हो गए कि चलो ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा ने हाँ कह दिया। फिर सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा को फोन किया, बोला कि जब मैं बता रहा था तब तो तुझे बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर खैर उन्होंने थैंक्स बोला कि चलो ठीक है तुम मान गए, तो तुम्हारी वजह से चलो मेरा भी करियर बन जाएगा। दोनों खुश हो गए। अब बाकी की कास्टिंग करनी थी। शत्रुघ्न सिन्हा तो इस फिल्म में जो थे, एक प्रभाकर का रोल है और एक कालीचरण का रोल है, तो डबल रोल था इस फिल्म में। हालांकि एक जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है वो तो स्टार्टिंग में ही मर जाता है। अब बाकी के जो कैरेक्टर्स इसमें थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जैसे प्रेमनाथ, आईजी खन्ना जो कि कालीचरण को हायर करता है लायन को पकड़ने के लिए, तो ये रोल किसे दिया जाए। सुभाष घई चाहते थे कि ये कैरेक्टर जो है वो अशोक कुमार से कराए, दादा मुनि से। अशोक कुमार के सेक्रेटरी थे एसएम सागर, तो उनसे मिलने का प्लान बना सुभाष घई का कि उनसे मिल करके दादा मुनि को अप्रोच करना पड़ेगा। तो जावेद अख्तर सुभाष घई के दोस्त थे, उन्होंने बताया कि देखना जब तुम जाओगे मिलने के लिए तो एसएम सागर जो है वो बोलेंगे कि दादा मुनि बहुत बिजी है, वो 17 फिल्मों में काम कर रहे हैं तो अभी डेट्स नहीं है। तो उन्होंने, जावेद अख्तर ने सुभाष घई को बहुत प्रिपेयर करके भेजा था कि क्या क्या तुमको सुनने को मिल सकता है। सुभाष घई गए, एसएम सागर से मिले और एसएम सागर ने वही कहा कि दादा मुनि तो बहुत बिजी हैं, 17 फिल्में वो अभी कर रहे हैं तो बहुत बिजी है। तो बोला कि सुभाष घई ने कहा अच्छा ठीक है, एक बस मीटिंग करवा दीजिए हमारी। मिले अशोक कुमार से सुभाष घई, उनको बताया स्टोरी और आईजी खन्ना का कैरेक्टर भी बताया। तो अशोक कुमार को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन प्रॉब्लम ये था, वो ये फिल्म इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग शिमला में होनी थी और अशोक कुमार को अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो ठंडी जगह पे उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने बड़ा प्यार से मना कर दिया कि देखो कहानी बड़ी अच्छी है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। अब अशोक कुमार ने तो मना कर दिया, लेकिन सुभाष घई ने उनसे पूछा जावेद अख्तर से बाद में कि आपको कैसे पता था कि वो कहेंगे कि 17 फिल्में वो कर रहे हैं और बिजी है, वो नहीं कर पाएंगे। तो जावेद अख्तर ने बताया कि वो जो अशोक कुमार के सेक्रेटरी हैं वो सबको एक ही कहानी बताते हैं कि अशोक कुमार 17 फिल्में कर रहे हैं, बिजी है, ना 16 बोलते हैं ना 18 बोलते हैं, सिर्फ 17 बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें थी। तो अब अशोक कुमार तो नहीं कर रहे फिल्म, तो किसे किया जाए, किसे लिया जाए उस रोल के लिए। 1973 में एक पंजाबी फिल्म आई थी, उसमें सुभाष घई ने काम किया था और उसमें प्रेमनाथ भी थे, और वहां प्रेमनाथ की बॉन्डिंग हो गई थी सुभाष घई से। तो सुभाष घई ने प्रेमनाथ को कॉल किया और प्रेमनाथ का उस वक्त करियर थोड़ा सा एक तरीके से फिर से हिंदी फिल्म में रिवाइव हो गया था आफ्टर जॉनी मेरा नाम और बॉबी वगैरह से। तो सुभाष घई ने कॉल किया प्रेमनाथ को और बताया कि भैया हम तो एक फिल्म बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं आपको इसमें लेने के लिए, आपका कैरेक्टर ऐसा ऐसा है। प्रेमनाथ ने घर बुलाया मिलने के लिए, घर गए वहां पे, तो वहां देखा कि प्रेमनाथ जो है वो बहुत सारे मुंबई के डब्बे वाले जो होते हैं जो टिफिन बेचते हैं, उनकी टाइप की टोपी पहन के बहुत सारी मंडली वहां लगी हुई है और सब शराब वराब पी रहे हैं। सुभाष घई तो गए थे कहानी सुनाने के लिए और वहां पे गाना बजाना चल रहा है, सुभाष घई को भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया। और शाम 5 बजे से जो गाना बजाना स्टार्ट हुआ, सुबह 4 बज गए, सारे लोग चले गए। अब सुभाष घई अकेले बैठे हुए और प्रेमनाथ उन्हें गाना सुना रहे हैं। फिर जब उनका थोड़ा सा नशा टूटा तो प्रेमनाथ ने कहा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तो सुभाष घई ने कहा कि मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था आ जाओ मैं फिल्म की कहानी सुनाऊंगा। तो बोला हाँ 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 सुनाओ सुनाओ कहानी सुनाओ। कहानी सुना दिया और उसके बाद बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म है। प्रेमनाथ अग्री कर गए और बोले कि हाँ ठीक है, बस एक ही शर्त है, फिल्म की कहानी रख दो आईजी खन्ना। अब सुभाष घई को लगा कि ये ज्यादा दारू पी लिए हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। फिल्म जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा की है, कालीचरण की कहानी, आईजी खन्ना कैसे हो सकती है। लेकिन फिर वो बोल करके प्रेमनाथ सो गए। सुबह उठे, फिर सुभाष घई को अगले दिन सुभाष घई ने सिप्पी साहब को कॉल किया कि देखिए प्रेमनाथ को मैंने पटा तो लिया है, लेकिन अब आप आकर के इनसे मिलो, मैं उन्हीं के घर पे हूँ और इन्हें कन्विंस करो और पैसे वैसे की बात कर लो। फिर दूसरे दिन दारू पी के जो रात को सोए थे, सुबह 4 बज गया था, तो वो फिर वो दोपहर में उठे, आए, जब उठे प्रेमनाथ तो देखे एनएन सिप्पी वहां पे उन्हीं के घर पे। तो उनको बोला कि देखिए आपको साइन करने के लिए आए हैं। तो प्रेमनाथ ने कहा कि हाँ हाँ अच्छी फिल्म है, मैं तो करूंगा। और तो एनएन सिप्पी ने कहा कि बताइए क्या चार्जेस वगैरह।
तो प्रेमनाथ ने कहा कि मैं तो ओवरसीज टेरिटरी के राइट्स ले लेता हूँ। अब एनएनसीपी ने कहा कि यार ओवरसीज टेरिटरी का राइट मतलब आप समझ लो कि उतना चार्ज कर रहे हो जितना आजकल धर्मेंद्र नहीं चार्ज करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उतना तो नहीं दे सकता। तो प्रेमनाथ ने बोला कितना दे सकते हो? तो उन्होंने बोल दिया 8 लाख। तो कहा कि हाँ ठीक है कर लूंगा मैं। 8 लाख रुपए में साइन हो गया। हालांकि जब उनके घर से दोनों निकले सुभाष घई और एनएन सिप्पी, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यार बहुत ज्यादा दे दिया आपने। लेकिन तो एनएन सिप्पी ने कहा कि भाई और कोई चारा था नहीं मेरे पास, इनको मुझे पता नहीं था कि इनको कैसे कन्विंस करूं। लेकिन जाने से पहले प्रेमनाथ को उन्होंने कहा कि देखिए एक ही शर्त है फिल्म शूटिंग की कि आप दारू पी करके सेट पे नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ जो है बड़ा डिसिप्लिन से काम होगा, तो प्लीज गलती से भी दारू पी के मत आना। प्रेमनाथ ने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर बाकी दूसरी और कास्टिंग हुई। डैनी का जो रोल था जो शाका का, वो एफटीआई में जान पहचान हो ही गई थी क्योंकि डैनी भी एफटीआई के स्टूडेंट थे और उस समय उन्होंने एक दो नेगेटिव रोल भी किया था धुंध वगैरह में। तो सुभाष घई ने उनको अप्रोच किया और बताया कि देखिए कैरेक्टर जो है वो ग्रे शेड है लेकिन अंत में इसे ताली मिलती है और आगे जाकर ये पॉजिटिव सा हो जाता है। और इसमें खास बात क्या है कि ये एक पैर, एक मतलब उसका एक पैर है लेकिन वो एक पैर होने के बावजूद भी वो एक्शन करता है। तो ये जो एक पैर का होने के बावजूद एक्शन सीन्स करने वाला विलेन जो है, ये डैनी को पसंद आया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर लूंगा। डैनी ऑन बोर्ड हो गए। हीरोइन किसे लेना था? तो सुभाष घई की दोस्ती थी रीना रॉय से, और जिस तरीके का कैरेक्टर लिखा था रीना रॉय का इस फिल्म में, असल जिंदगी में रीना रॉय थोड़ी सी उसी की तरह थी, मुंहफट थी और गालियां वालियां बक भी देती थी। और इसमें आपने देखा भी जैसे बात बात पे रीना रॉय साला वाला बोलते रहती हैं। तो रीना रॉय को अप्रोच किया गया और वो हाँ कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से पूरी कास्टिंग हो गई, हीरोइन भी आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल था विलेन कौन बनेगा, और खास करके लॉयन। आपको याद है कि ये जो लॉयन का जो कैरेक्टर है वो आज भी लोगों को याद है, उस पर इतने मीम्स बनते हैं। अंदाज अपना अपना में तो आपको याद होगा अजीत जो है वो लॉयन ही एक तरह से बने हुए मल्ला। तो अजीत वो जो लॉयन का कैरेक्टर है सेठ दीनदयाल, वो कौन प्ले करेगा? उस वक्त अजीत का जो करियर था वो एक अलग टैंजेंट पे चल रहा था। यादों की बारात और जंजीर वगैरह हिट हो गई थी। तो सुभाष घई जानते थे कि इस कैरेक्टर को अगर कोई पुल कर सकता है तो वो अजीत ही कर सकते हैं। तो उन्होंने अजीत को अप्रोच किया और अजीत को कहानी अच्छी लगी, उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। तो सारी कास्टिंग तो हो गई। अब बात स्टार्ट होनी थी शूटिंग की। शूटिंग करना है। शूटिंग का पहला ही जो शॉट था, वो जो सीन जो शूट किया गया था वो वाला था जो शत्रुघ्न सिन्हा मरते हैं और वो मरने से पहले पेपर पे लिख देते हैं लॉयन, जिसे लोग नंबर 17 समझ लेते हैं। तो वो सीन था, शूट किया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जब ये शूट होना था तो प्रेमनाथ का लोग वेट कर रहे थे, और प्रेमनाथ जब सेट पे पहुंचे तो वो फुल दारू पिए हुए थे और अपने मंडली के साथ पहुंच गए थे। तो जैसे ही ये देखा तो एनएन सिप्पी ने सुभाष घई को देखा और बोला देखो यार हमने इसको बोला था साला दारू पी के नहीं आने के लिए, फिर दारू पी के आ गया। तो इस बात से सब नाराज थे। प्रेमनाथ आया और सुभाष घई से बोला कि हाँ बताओ क्या करना है। तो जैसे ही प्रेमनाथ सामने आया सुभाष घई ने चिल्ला के बोल दिया पैकअप, आज शूट नहीं होगा। तो प्रेमनाथ थोड़ा शॉक हो गए कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो मैं आया हूँ और सब शूट कैसे पैकअप हो सकता है। तो सुभाष घई ने कहा कि अब शूट नहीं होगा, कल होगा। कल होगा जब आप बिना दारू पिए हुए आओगे, अपने सेंसेस में रहोगे। तो प्रेमनाथ को बहुत बुरा लगा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने चीज़ों को बहुत कैजुअली ले लिया। उसके बाद से प्रेमनाथ नॉर्मल तरीके से आने लगे। फिर वो सीन शूट हुआ नंबर 17 वाला, जो कि पूरा फिल्म का जो प्लॉट है अगर आपने देखा है। कहानी आपको पता ही है कि एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर प्रभाकर, और एक स्मगलर का गैंग है। इंस्पेक्टर प्रभाकर जो एक स्मगलर को के गैंग को पकड़ते हैं और पता चलता है कि जो शहर का सबसे रिस्पेक्टेड बंदा है सेठ दीनदयाल, वही असली में स्मगलर है। और प्रभाकर जो है वो सेठ दीनदयाल को पकड़ने जाते हैं लेकिन फिर उन्हें मार दिया जाता है। और फिर उनका एक हम शक्ल है कालीचरण नाम का, उसको इंस्पेक्टर प्रभाकर बना करके प्रेमनाथ लेकर के आते हैं और फिर वो स्मगलर्स को पकड़वाते हैं। ये बेसिक प्लॉट था। तो शूटिंग की जैसे मैंने बात की कि पहले दिन जो हुआ उसके बाद फिर शूटिंग स्मूथ होने लगी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कई बार क्या होता था कि एनएन सिप्पी के साथ ही सुभाष घई का टसल होने लगते थे। क्या हुआ कि एनएन सिप्पी प्रोड्यूसर थे और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो थे उनको हमेशा दिखाते थे कि देखो मैं प्रोड्यूसर हूँ, सेट पे जाता हूँ तो सब मेरा सलाम करते, जो मैं बोलता वही होता है। तो एक दिन कोई सीन शूट करना था शिमला में, सनसेट का शॉट लेना था, और सुभाष घई ने ट्रॉली लगाया था। ट्रॉली वो होता है जिसपे कैमरा मूव करता है आगे पीछे जूम इन के लिए। तो वो सेट लगा रहे थे, ट्रॉली सेट कर रहे थे। अचानक से एनएन सिप्पी अपने 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के आए और बोले कि हाँ ये ट्रॉली क्यों लगा रहे हो बताओ। अब सनसेट हो रहा था, अब सनसेट अगर हो जाता तो फिर वो शॉट नहीं ले पाते। तो सुभाष घई ने कहा कि रुकिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर रुकिए।
तो एनएनसीपी को लगा कह रहे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, जब तक मुझे बताओगे नहीं मैं कैसे तुम्हें ये शॉट लेने दूंगा। तो सुभाष भाई को गुस्सा आ गया, बोला कि आप ही कर लो फिर काम, ये बोल के चले गए। तो वो एनएनसीपी नाराज हो गए, ऐसा कैसे। उन्होंने कहा कि मुझे बताए बिना तुम कुछ सीन शूट नहीं कर सकते। तो सुभाष ने कहा कि ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ फिल्म, आप किसी और को हायर कर लीजिए। अब मामला यहाँ तक पहुंच गया। फिर बाद में वो सीन तो उस दिन शूट नहीं हो पाया, रात को मीटिंग वीटिंग हुई, फिर सुभाष ने समझाया कि देखिए मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, और आप ये सब मत करो कि लोगों के सामने दिखाने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। तो क्योंकि अगर आपको पता है मैं वो सनसेट शूट कर रहा था, अब आप उसको, अगर मैं आपको उस वक्त एक्सप्लेन करने लगता, पता चला तब तक तो सनसेट हो जाता, तो वो रात हो जाती है, मैं क्या वो सीन ले पाता। तो एनसीपी को लगा, समझा कि चलो ठीक है, इसका पॉइंट भी सही है। उसके बाद फिर इन्होंने कभी उनको परेशान नहीं किया। एनसीपी ने कुछ कुछ सीन्स भी जो सुभाष ने शूट किए थे, उसमें से भी कुछ कुछ उनके सीन जो फेवरेट सीन थे उसको हटवा दिया था अपने ईगो के चक्कर में, जिसको लेकर के सुभाष बड़े नाराज भी थे। फिर जो फिल्म के एडिटर थे मंगेश साहब, उन्होंने सुभाष को समझाया कि देख प्रोड्यूसर वैसे करते हैं तो तुम बहुत ज्यादा सीरियस मत लो, और अगर तुम्हारा कोई फेवरेट सीन अगर हट भी गया है तो तुम पूरा फिल्म देखो और देखो कि उसमें उस सीन की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं है, अगर उस फिल्म के उस सीन के बिना भी अगर ये फिल्म बन सकती है तो क्यों इतना परेशान ले रहे हो, पंगा मतलब पहली बार डायरेक्टर बने हो तो बस एंजॉय करो काम को, और जितना भी हो गया उसको तरीके से कर लो। तो सुभाष गई मान गए। फिर क्या हुआ कि फिल्म जब बन गई, एडिट हो गई, तो ट्रायल शो रखा गया। उसमें बुलाया गया एक बड़े मशहूर हस्ती थे, महबूब खान के बेटे इकबाल। इकबाल को बुलाया गया फिल्म देखने के लिए। उन्होंने देखा, इकबाल को पान खाने की आदत थी, तो ट्रायल शो में क्या हुआ कि वो पूरे एक फिल्म देखते देखते करीब 8-9 पान खा जाते थे। लेकिन वो पूरी फिल्म देख गए, और जब फिल्म खत्म हुई तो वो सुभाष घई से मिले और कहा कि यार क्या शानदार फिल्म बनाई है, मैं तो पान खा ही नहीं पाया, मैं बिल्कुल ही इंगेज था। तो उन्हें मुबारकबाद वगैरह दी, और फिर फिल्म कंप्लीट हो गई, ट्रायल शो हो गया, उसके बाद फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी। लेकिन जिस दिन रिलीज हुई, पहले दिन सुभाष घई गए हॉल में देखने के लिए कि रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन देखा तो देखा कि भाई पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट ले नहीं रही है, सब कोई आपस में बातें कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। तो सुभाष घई को लगा कि यार ये फिल्म लगता है इमोशनली इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है, तो बड़े उदास हो गए। घर आए, लेकिन शाम तक में फिर इनको फोन्स आने लगे कि फिल्म का रिस्पांस बड़ा अच्छा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, और शत्रुघ्न सिन्हा का काम तो बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से फिर अगले दिन जब पेपर में खबर छपी, फिल्म का रिव्यू छपा गया, तो फिल्म में जितने भी क्रिटिक्स थे सब ने इस फिल्म को ब्रिलियंट फिल्म कहा। और उसके बाद फिल्म जो है वो अच्छी खासी चली, फिल्म ने पैसा भी बहुत अच्छा कमाया, और इसने इस तरीके से सुभाष घई को एज अ डायरेक्टर स्टैब्लिश कर दिया। और यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा कालीचरण के बाद से फिल्म में रेगुलरली हीरो बनने लगे। पहले वो विलन बनते थे, और यहाँ से फिर उनका जो हीरो बनने का जो सफर स्टार्ट हुआ वो यहीं से हुआ। फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा अच्छा था, खास करके जा रे जा ओ हर जाई जो गाना था वो बहुत ही पॉपुलर था। तो ये थी कहानी कालीचरण के बनने की। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने एक फोटो दिखाया था और पूछा था कि ये किस फिल्म का है, वो नसीब अपना अपना का है। कई लोगों ने जवाब दिया और सबने सही जवाब दिया है, एक दो लोगों ने गलत जवाब दिया था। अब आते हैं आज के क्विज पे। आज एक मैं डायलॉग बोलता हूँ, आपको बताना किस फिल्म का है। वो डायलॉग ये है, ख्याल का ख्याल अच्छा है लेकिन ख्याल ही है। चलिए बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।